today's chapter is 9 chapter force and laws of motion यानी बल तथा गति के नियम। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है, समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण है, यदि ऐसा है तो क्या इस कारण का स्वभाव क्या है। इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे। सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसी परिस्थितियों से पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः विभिन्न संकल्प प्रस्तुत की। ठीक है, अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए, ठीक है, हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसे हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, हम कहते हैं कि किसी वस्तु की गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ेगा। ठीक है, खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। यह क्या है? वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है, न चखा है और न ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखते या महसूस करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगने पर क्या होता है यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। चित्र 9.1 में दे रखा होगा, ये हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ये उसमें गति होती है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, जैसे ये बल लगा रहा है। ठीक है, पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने अथवा वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा में बदलने के लिए, गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बल लगाने पर स्प्रिंग क्या होती है, फैलती है। ठीक है, बल लगाने पर गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाता है। ठीक, संतुलित और असंतुलित बल की बात करते हैं हम। चित्र 9.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा हुआ है। ठीक है, चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे X और Y पिंड के विपरीत सिरा से जुड़े हैं। ठीक है, सिरों से जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे X को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है। उसी प्रकार अगर हम धागे को Y को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाए तो ऐसी दिशा में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, जब नहीं होता है पिंड में कोई गति नहीं होती है तो। ठीक है, तथा यह गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं करता। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इसमें यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर बल लगाना असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लकड़ी के एक पिंड पर लगे दो बल। क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है। ठीक है, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित कर देता है। ठीक है, और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। ठीक,
और बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं, लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है और यह असंतुलित बल कार्य करता है। इसलिए बक्सा जब क्या होता है, खिसक जाता है तब। ठीक है, यहाँ पे नहीं खिसक रहा है क्योंकि जो है वो संतुलित कर रहा है घर्षण बल। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा ताकत लगाई तो वो खिसक गया। ठीक, जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यद्यपि वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती हैं जब उस पर लगने वाला बल, बाह्य तथा घर्षण संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक, इसी प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। ठीक, और उसकी गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। यद्यपि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। अब देख लेते हैं गति का प्रथम नियम क्या कहता है। ठीक है, वस्तुओं के किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला। किसने निकाला? गैलीलियो ने। इंपॉर्टेंट है कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तु एक निश्चित गति से चलती रहेगी। जब तक कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगेगा वस्तु जो है एक निश्चित गति से चलती रहेगी। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। ठीक है, वेलोसिटी जो है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है और नीचे पहुंचते पहुंचते यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। ठीक है, चित्र 5.9.5b में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तो इसका वेग क्या होता है? घटता है उस टाइम पे। ठीक है, चित्र 9.5c में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाएं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर से आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूरी तक वह लुढ़की थी। ठीक है, अगर दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली की मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी गोली को। ठीक है, अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को जो है शून्य कर दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए, तो गोली जो है मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए नेट बल की आवश्यकता हो। किस बल की? नेट बल, बाह्य बल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसी गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ यानी लुब्रिकेट का लेप किया जाता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ? लुब्रिकेट का। ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं ढलान बढ़ रही है, यहाँ पे घट रही है वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे बढ़ रही है, ये हम देख सकते हैं। ठीक, गैलीलियो गैलीली के बारे में पढ़ते हैं। बल तथा गति का नियम दिया था इन्होंने। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में यानी 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। गैलीलियो के बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता विन्सेंजो गैलीलियो उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। ठीक है, इस पाठ्यक्रम में वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिकी पुस्तक द
ला वेलेसिटा लिखी, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थ के अपेक्षित घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। ठीक है, फिर सन 1579 यानी 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मॉड में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर सन 1592 में उन्होंने वेनिस गणराज्य में पांडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया था उनको। ठीक है, यहाँ भी उन्होंने लगातार गति सिद्धांतों पर परीक्षण किया। ठीक है, यानी वो परीक्षण करते रहे। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किए, बनाए यानी। ठीक है, गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की, जिनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफ़ी उत्तम थी। ठीक है, सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोकक घड़ी की संरचना की। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टोरी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परित चारों ओर पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन द सनस्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ के अपने प्रेक्षणों का रहस्योद्घाटन किया। ठीक है, अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रहों के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परिध ही कक्षीय गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परितः। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। ठीक, अब देखते हैं न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। किसने किया? न्यूटन ने। ठीक है, उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया। ठीक है, जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते थे। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है: प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। ठीक है, दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। ठीक है, गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब क्या आता है, किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। सीट के सापेक्ष हम जब विरामावस्था में रहते हैं तब कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए, ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। ठीक है, जब रुकता है तो ब्रेक लगाया जाता है गाड़ी में, तो हम क्या होता है, हम थोड़े आगे को हो जाते हैं। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश कर रहा है इस पैरा में। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बैठने की गति को धीमा करती हैं। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं, मोटर बस के अचानक चल पड़ती हैं, इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श से संपर्क में रहता है गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं ऐसे। ठीक है, तिरछा दिशा होने लगते हैं। इसे भी जड़त्व का नियम समझा जा सकता है क्योंकि हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है तब हम अपने शरीर को जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। ठीक है, अब वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा है। इसे निम्न गतिविधियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देख लेते क्रियाकलाप 9.1।
ठीक। 9.6 में दर्शाए अनुसार एक ही तरह के कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाए, जैसे इन्होंने यहाँ बना रखे हैं। ठीक। एक अन्य गोटी या स्ट्राइकर को अपनी अंगुलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी की सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराइए। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर आती है। ठीक है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं। ठीक है। दूसरा देखते हैं क्रियाकलाप 9.2। कांच के एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े ताश का पत्ता रखें। अब चित्र 9.7 में दर्शाए अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखें। पत्ते को अंगुलियों से तीव्रता से झटका दें। आप पाएंगे पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे गिर जाता है। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपने विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है। ठीक। अगला क्रियाकलाप देख लेते हैं। पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखिए। ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घूम जाइए। हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है। क्यों? क्या आप समझे कि प्लेट में कप को रखने के लिए सांचा क्यों बना होता है? अचानक झटका लगने की दिशा में प्लेट का सांचा कप से गिरने से रोकता है। प्लेट का सांचा कप को नीचे गिरने से रोकता है। ठीक है। अब देखते हैं जड़त्व तथा द्रव्यमान, ये क्या है। अभी तक दिए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है। चाहे वो विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसके जड़त्व का गुण कहलाता है। जड़त्व का गुण अभी तक समझ में आ गया होगा कि वह जो अपने मेन अवस्था को, मूल अवस्था जो उसकी पहली से अवस्था है, उसको बनाए रखना चाहती है। ठीक है। ये जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि हम उतने ही बल से किसी बड़े पत्थर को किक लगाए तो वह हो सकता है वह खिसके भी ना। ठीक है। हो सकता है ऐसा करते समय हमें चोट ही लग जाए। ना क्रियाकलाप 9.2 में हम 5 रुपये के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है। ठीक है। कम एनर्जी लगती है। यानी कि एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतने बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान में मापा जाता है। ठीक है। अतः हम जड़त्व के द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु पर प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ठीक। अगला देखते हैं गति का द्वितीय नियम क्या है। ठीक। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है, ठीक है, तो वह घायल नहीं होता। गति से आती हुई क्रिकेट गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर पर सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर, इंपॉर्टेंट है, वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। ठीक है।
इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है, ठीक, तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है संवेग नामक। इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन ने। ठीक है, किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और उसके वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जा सकता है, यानी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, p इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। ओके, तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक हो गया, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। ठीक, संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, जो कि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। ऐसा एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिससे खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिणाम से नहीं होता है, बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है। ठीक है, जिससे कि संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक, गति का द्वितीय नियम, सेकेंड नियम, यह बताता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले संतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना कैसे होती है। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। ठीक है, t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। ठीक है, तब इसका प्रारंभिक और अंतिम वेग क्रमशः p1 इक्वल टू mu और p2 इक्वल टू mv होंगे। ठीक है, संवेग में परिवर्तन देखें तो क्या हो जाता है? p2 माइनस p1। तो अभी हम पढ़ेंगे गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणनाओं की। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर वह वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः p1 इक्वल टू mu और p2 इक्वल टू mv होंगे। ठीक है, संवेग में परिवर्तन प्रोपोर्शनल होगा p2 माइनस p1 एंड प्रोपोर्शनल mv माइनस mu प्रोपोर्शनल m इंटू v माइनस यू जो होंगे ब्रैकेट में। ठीक है, संवेग के परिवर्तन की दर अगर देखें तो m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होगा। ठीक है, या फिर यह लगाया गया बल जो है F के प्रोपोर्शनल होगा m इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, F फोर्स इक्वल टू क्या होगा? किलोमीटर इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो इक्वल टू KMA जो है निकल आएगा। तो यहाँ A जो है इक्वल टू वी माइनस यू स्लैश टी अपॉन टी वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है। ठीक है, K एक अनुपातिकता स्थिरांक है द्रव्यमान और त्वरण के SI मात्रक क्रमशः kg और kg में मीटर पर स्क्वायर है। ठीक है, हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक k का मान 1 हो जाता है। इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात एक इकाई बल जो है k 1 ग्राम 1g इक्वल टू 1 मीटर पर स्क्वायर होती है। ठीक है, इस प्रकार k का मान 1 हो जाता है। समीकरण 9.3 से F इक्वल टू ma होता है। ठीक है, बल का मात्रक kg मीटर पर स्क्वायर है। इसे न्यूटन यानी आइजक न्यूटन के नाम पर भी कहते हैं, जिसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, गति के गतीय नियम से
हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? इस प्रकार के क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। ठीक है, इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। ठीक है, अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। ठीक है, इसीलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा। ठीक, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बॉलों पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों को छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली तोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी दे रखे हैं। ठीक, गति के द्वितीय नियम की गणितीय सूत्र अगर करें तो समीकरण 9.4 के उपयोग से गति के प्रथम नियम की गणितीय रूप में प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण 9.4 से F इक्वल टू एम ही होता है। ठीक है, या F इक्वल टू एम ब्रैकेट में v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता है। ठीक है, या फिर एफ टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू होगा। ठीक, अर्थात जब F इक्वल टू 0 तो किसी भी समय t पर v इक्वल टू यू का अर्थ यह है कि वस्तु समान वेग u से चलती रहेगी। ठीक है, यदि u शून्य है तो v भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी। ठीक है, उदाहरण देखिए 9.8। एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए नियत बल कार्यरत होता है। ठीक है, यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देगा। ठीक है, कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो ये पूछ रहा है, तो हमें ज्ञात है कि u इक्वल टू कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड और m इक्वल टू 5 kg। ठीक है, तो हम समीकरण से अगर इसको करें तो f इक्वल टू क्या होगा m v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो मान पर अगर हम रखें तो f कितना है 5 kg है, 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टी कितना हो जाएगा 2 सेकेंड्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 न्यूटन। अब अगर 5 सेकेंड t इक्वल टू 5s तक बल लगाया जाता है तो समीकरण 9.5 को पुनः अंतिम वेग लिखकर अंतिम वेग प्राप्त किया जा सकता है। v इक्वल टू यू प्लस एफ टी डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो यू एफ एम और t का मान रखने पर अंतिम वेग क्या होगा v इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समीकरण f इक्वल टू एम ए, यहाँ m1 जो है इक्वल टू 2 ग्राम a1 इक्वल टू 5 मीटर पर स्क्वायर तथा m2 इक्वल टू 4 kg। ओके, तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समीकरण 9.4 से f इक्वल टू एम ए हो जाएगा। यहाँ m1 इक्वल टू 2 kg, a1 इक्वल टू 5 मीटर पर स्क्वायर तथा m2 इक्वल टू 4 kg, a2 इक्वल टू 2 मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि f1 इक्वल टू m1 a1 इक्वल टू 2 kg इंटू कितना हो जाएगा 5 मीटर पर स्क्वायर इक्वल टू 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तथा F2 इक्वल टू M2 A2 इक्वल टू 4 kg इंटू 2 मीटर पर स्क्वायर इक्वल टू 8n हो जाएगा। ठीक, तो F1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके F2 के। ठीक है, अतः तो 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को जो है 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर पर स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए 3923 एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ठीक है, और ब्रेक लगाने के बाद वह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। ठीक हो गया। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार की यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान जो है 1000
किलोग्राम है। ठीक है, हाल अगर इसका आंसर देखिए तो कार का प्रारंभिक वेग कितना था यू, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 108 इंटू कितना कर देंगे हम 1000 मीटर, तो इस यानी कि 60 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 सेकेंड, तो ये कितना निकल जाएगा इंटू 30 मीटर पर स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड। ठीक है, तथा कार का अंतिम वेग v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कार का कुल द्रव्यमान जो है 1000 किलोग्राम तथा कार को रोकने में लगा समय t इक्वल टू 4 सेकेंड तथा समीकरण 9.5 से ब्रेक लगने वाले बल F का परिमाण m v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी है। ठीक है, मान रखने पर F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 किलोग्राम इंटू 0 - 30, तो ये हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि v जो है वो 0 है। ठीक है, तो m मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा आंसर है -7500 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर या -7500 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी के गति के विपरीत दिशा में आरोपित था। ठीक है, ऋणात्मक जो माइनस दिखा है ये दिखा है। ठीक है, उदाहरण के लिए 9 to 4 का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर स्क्वायर तथा त्वरण देता है। ठीक है, तथा द्रव्यमान m2 को जो है 20 m स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा, तो इसका आंसर समीकरण में दे रखा है। ठीक है, आप ये बुक से देख सकते हैं, इनका आंसर भी दे रखा है टोटली। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है गति का तृतीय नियम। ठीक है, तो पहले दो गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा इनसे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। ठीक है, गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद की तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्ष टीम के खिलाड़ी से टकरा जाता है। ठीक है, इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतः दोनों खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। ठीक है, माना कि दो स्प्रिंग तुलनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र 9.10 में दर्शाया गया है। ठीक है, तुला B का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है। जब तुला A के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं। ठीक है, अर्थात तुला A द्वारा तुला B पर प्रयुक्त बल तुला B के द्वारा तुला A पर लगाए गए बल के परिमाण में समान है। ठीक है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत है, यानी कि अलग अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया और दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाती है। एक क्रिया देता है तो दूसरा उसका प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, अतः गति के द्वितीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तु पर एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तृतीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, यह बल कौन सा है? क्या यह पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क भी इसके पैरों पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं फिर भी ये बल एक समान परिणाम के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ठीक है, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होती है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, इससे बंदूक क्या होता है, पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होता है। ठीक है, चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। ठीक है,
एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, क्रियाकलाप है, ये देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दो बच्चों को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहा, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं। उन्हें बालू से भरा थैला कोई भारी वस्तु दे दें। ठीक है, अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को गए। क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उनमें प्रत्येक ताक्षणिक बल का अनुभव होता है। कि आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफेद रेखा खींच दे ताकि जब दोनों बच्चे थैले को फेंके तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके। ठीक है, अब दो बच्चों को किसी एक गाड़ी पर खड़ा कर दे। ठीक है, तथा एक अन्य बच्चे को दूसरी गाड़ी पर। आप यहाँ गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में यह बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। ठीक है, इस क्रिया में दिखाई गई गाड़ी 50 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर आकार के 12 mm या 18 mm मोटे प्लाईबोर्ड में दो जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती हैं। ठीक है, स्केटबोर्ड प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इसका सीधी रेखा में गति करना कठिन है। ठीक है, अगला देखते हैं संवेग संरक्षण क्या होता है। ठीक है, माना कि दो वस्तुएं, दो गेंदें हैं ए और बी, इनका द्रव्यमान कितना है ma और mb है। ठीक है, एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग क्रमशः ua और ub से गति कर रही हैं। चित्र 9.14a में दिखा रखा है। ठीक है, तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। ठीक है, माना ua जो है क्या है, ग्रेटर है ub से और दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसा कि चित्र 9.14b में दर्शाया गया। ठीक है, माना कि टक्कर का समय t है। इस क्रम में गेंद a और गेंद b पर FAB बल लगाती है तथा गेंद b गेंद a पर FBA बल लगाती है। माना कि टकराने के बाद गेंद a और गेंद b का वेग क्रमशः VA और VB है, चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं समीकरण। तो गेंद A का संवेग टकराने से पहले बाद में क्रमशः MA और UA और MAVA होंगे। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर या FAB टकराने के समय होगी MAVA माइनस UA डिवाइडेड बाई T। उसी तरह गेंद B का संवेग परिवर्तन भी इसी तरीके से होगा, तो MBVB माइनस UB डिवाइडेड बाई T। ठीक है, गति के तृतीय नियम के अनुसार यदि गेंद A के गेंद B पर लगाया गया बल FAB तथा गेंद B की तरफ लगाया गया बल FB एक दूसरे के बराबर विपरीत होगा, अतः FAB इक्वल टू क्या होगा, माइनस FBA। ठीक है, या फिर MA हम यहाँ पे देख सकते हैं VA माइनस UA डिवाइडेड बाई T इक्वल टू VB माइनस UB डिवाइडेड बाई T, ऐसे होगा। ठीक है, अतः MAUA प्लस MBUB इक्वल टू MAVA प्लस MBBB। ठीक है, टकराने से पहले गेंदें A और B का कुल संवेग MAUA प्लस MBUB तथा टकराने के बाद कुल संवेग MAUA प्लस MBVB है। ठीक है, समीकरण से हम पाते हैं कि जब दो गेंदों को बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो तो दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं। अगर बाहरी बल उनमें कार्य नहीं कर रहा है तो उनका कुल संवेग जो है वो बदलेगा नहीं, या कुल संवेग संरक्षित रहेगा, तो जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, तो इसी को संरक्षित नियम बोलते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप देख सकते हैं आप। अगले हेडिंग पे आते हैं, सारे क्रियाकलाप दे रखे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। संरक्षण का नियम होता क्या है एक्चुअली। संरक्षण के समस्त नियमों जैसे संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि के संरक्षण को भौतिकी में मौलिक नियम माना जाता है। ये सभी संरक्षण नियम प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि संरक्षण के नियमों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, इन्हें प्रयोगों के द्वारा ही सत्यापित या खंडित किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोग के परिमाण उस नियम को सत्यापित तो करते हैं लेकिन उनको सिद्ध नहीं करते। दूसरी ओर यदि एक भी प्रयोग के परिणाम इस नियम के विरुद्ध हो तो यह संरक्षण नियम को खंडित करने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम विभिन्न प्रकार के संरक्षणों का प्रयोगों के पश्चात नियमित किया गया है। इस नियम को लगभग 3 शताब्दी पूर्व प्रतिपादित किया गया था। इस नियम को खंडित कर सकने वाली किसी
स्थिति का अभी तक कोई अनुभव ज्ञान नहीं है। विभिन्न दैनिक अनुभवों को संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा इस चैप्टर में? इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति करता है, एक जैसी गति करता है। ठीक है, अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। ठीक है, मतलब वस्तु जो है अपनी विरामावस्था में या फिर अगर वो एक सरल रेखा में एक समान गति कर रही है तो तब तक वो वैसी ही गति कर रही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। ठीक है, वस्तु द्वारा अपनी गति को अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। बल का एसआई मात्रा किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर है। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक एन न्यूटन द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ठीक है, गति का नियम, तृतीय नियम, प्रतिक्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, पहला तो क्या था, जब तक कोई एक्सटर्नल उसमें फोर्स लगा जाए तब तक वो वैसी रहेगी जैसी वो हो रही है। ठीक है, दूसरा जड़त्व का नियम आ गया। तीसरा क्या है? प्रतिक्रिया भी आ गई। ठीक है, ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। ठीक है, किसी विलय